कार घने जंगल में आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान, जबकि साइड पर सीट पर जोलिया और रकबी सीटों पर बाकी साथी मौजूद थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद इमरान ने कार एक झटके से रोक दी। उसे आगे कार नहीं जा सकती, अब हमें पैदल जाना होगा, इमरान ने कहा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। उसके साथ ही उसके बाकी साथी भी नीचे उतर आए। ओह, अगर हम पैदल गए तो इस तरह तो हम उनकी नजरों में आ जाएंगे, जोलिया ने कहा। जानबर्ग से मैंने पूरी लोकेशन समझ ली है और जानबर्ग की आवाज में कॉल करके मैंने कर्नल रिचर्डसन को इत्मीनान दिला दिया है कि पाकिस्तानी एजेंट हलाक हो चुके हैं, इसलिए वो लोग पूरी तरह मुतमईन होंगे। लेकिन जानबर्ग ने निगरानी के बारे में जो कुछ बताया है उसे मालूम होता है कि इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है जिसकी रेंज काफी वसी है, इसलिए मैं कार को खास तौर पर चक्कर देकर इस तरफ ले आया हूँ। अगर हम सीधे जाते तो लाजमन वो लोग कार को चेक कर चुके होते और जाहिर है हम लाशों की सूरत में अपने पैरों पर चलकर वहां तक नहीं पहुंच सकते। समझ गया तुम, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर क्या अब क्या करना है, सफ्तर ने कहा। हम चक्कर काटकर इस इमारत के अकब में पहुंचेंगे और फिर वहां मौजूद करास्की और फॉल्सन को हलाक करके इस कर्नल रिचर्डसन को कवर किया जाएगा। उसे हम फार्मूला हासिल करेंगे और फिर फौरन वहां से निकल जाएंगे और दौड़ते हुए वापस पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। लेकिन इमरान साहब, क्या आप पहले इस जंगल में आए हुए हैं, सफ्तर ने कहा। नहीं, क्यों, इमरान ने चौंक कर पूछा। फिर ऐसा ना हो कि हम भटक कर सीधे वहां पहुंच जाएं जहां ये लोग मौजूद हों, सफ्तर ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं, खास निशानियां मैंने मालूम कर ली हैं, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए और फिर कुछ देर बाद वो दो दरख्तों के झुंड तक पहुंच गए जहां उन्हें एक कैंप और सामने एक बड़ी इमारत दिखाई दी। ये इमारत दरख्तों में छुपी हुई थी और इस पर बेलों का तवील सिलसिला फैला हुआ था। बेलें बड़ी बड़ी थीं जो इमारत के हर हिस्से पर मौजूद थीं। इन बेलों ने इस इमारत को मुकम्मल तौर पर छुपा दिया था। दरख्तों और कैंपों में हर तरफ आदमी दिखाई दे रहे थे। उनकी तादाद काफी ज्यादा है। सब फैल जाओ और चारों तरफ से यहाँ गैस फायर करना शुरू कर दो, इमरान ने कहा और उसने जेब से खुद भी एक गैस गन निकाली और दरख्तों की ओर से मुसलसल इमारत की तरफ कैप्सूल फायर करता चला गया। उसके साथी भी दौड़ते हुए मुख्तलिफ अतराफ में चले गए और उन्होंने भी मुसलसल गैस कैप्सूल फायर करने शुरू कर दिए। गैस फायर करते हुए उन सब ने सांस रोक रखे थे। जब काफी देर गुजर गई और इमरान को यकीन हो गया कि गैस का असर जायल हो चुका है तो इमरान ने आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना शुरू कर दिया और फिर वो सब एक जगह जमा हो गया। वहां हर तरफ बेशुमार मुसल्ला अफराद उल्टे सीधे गिरे पड़े थे। मैं अंदर जाकर चेक करता हूं, तुम इन सब का खात्मा कर दो, इमरान ने कहा और फिर वो तेजी से इमारत के मेन दरवाजे की तरफ दौड़ता चला गया। इमारत का दरवाजा खुला था। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसे तवील राहदारी दिखाई दी। वहां भी बेशुमार अफराद बेहोश पड़े हुए थे। इमरान इस इमारत का एक एक हिस्सा चेक करने लगा। काफी देर चेकिंग करने के बाद वो तेजी से वापस मुड़ा और फिर भागता हुआ वापस इमारत के मेन दरवाजे के पास आ गया। बाहर से मुसलसल फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इमरान साहब, इधर शुमाल की तरफ फायरिंग हो रही है। इस तरफ कई ऐसे अफराद हैं जिन्होंने गैस मास्क पहने हुए हैं, वो हमारे मुकाबले पर आ गए हैं, सामने एक दरख्त पर मौजूद सफ्तर ने चीख कर इमरान को बताया। ओह, ठीक है, तुम उनका मुकाबला जारी रखो। मैं अंदर मेन कंट्रोल रूम में जा रहा हूं ताकि अगर कोई ट्रांसमीटर कॉल आ जाए तो मैं उसे चेक कर सकूं, इमरान ने कहा। ओके, सफ्तर ने कहा और दूसरे लम्हे वो दरख्त से उतरा और इस तरह एक तरफ दौड़ पड़ा जैसे कोई दरिंदा अपने शिकार पर झपटने के लिए दौड़ता है और चंद लम्हों बाद वो जंगल में गायब हो गया। ये कर्नल रिचर्डसन कहाँ हो सकता है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के तसव्वुरात ऊपर आए थे और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद सफ्तर उसी तरह दौड़ता हुआ वापस आया। इमरान साहब, वुडसन और जॉर्डन हलाक हो चुके हैं। हमने तकरीबन 20 मुसल्ला अफराद को ठिकाने लगाया है। एक केबिन में एक उधेड़ उम्र आदमी मौजूद है। मैंने उसकी तलाशी ली है। उसकी जेब से ये कार्ड निकला है, उस पर उस आदमी का नाम कर्नल रिचर्डसन लिखा हुआ है। शायद वो इमारत के अकबी हिस्से से निकलकर पीछे मौजूद एक कैंप में चला गया था, सफदर ने कहा और एक कार्ड जेब से निकालकर इमरान को दे दिया। इमरान ने कार्ड देखा। कार्ड वाकई कर्नल रिचर्डसन का था। ओह, ठीक है, मैं ट्रांसमीटर साथ ले लूं, इमरान ने कहा और दौड़कर वो इमारत के अंदर दाखिल हुआ और चंद लम्हों बाद वो एक ट्रांसमीटर उठाए बाहर आ गया।
और फिर सफदर की रहनुमाई में वो दौड़ता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां ये सारी कार्रवाई हुई थी। कैप्टन शकील इस बूढ़े गैर मुल्की पर झुका हुआ था। जो जमीन पर सीधा लेटा हुआ था वो बेहोश था, जबकि कुछ फासले पर बेशुमार अफराद की लाशें पड़ी हुई थीं। क्या हुआ है? इमरान ने करीब जाकर कहा। इमरान साहब, वुडसन दरख्त पर चढ़ा हुआ था जबकि हम दो अतराफ में झाड़ियों में छुपे हुए थे। वुडसन को हमने खुद ही दरख्त पर चढ़कर निगरानी के लिए कहा था। फिर अचानक वुडसन ने बताया कि यहाँ से तकरीबन 100 गज के फासले पर 3 मुसल्लह अफराद मौजूद हैं जिन्होंने गैस मास्क लगाए हुए हैं। ये झाड़ियों में से बाहर निकले तो हम चौकन्ना हो गए। फिर ये मुसल्लह अफराद हमें भी आते नजर आए। ये उदेड़ उम्र आदमी बाकी नौजवान आदमियों से तकरीबन 100 गज आगे था और ये तीनों चौकन्ना नजर आ रहे थे। ये इस तरह इधर उधर देख रहे थे जैसे उन्हें किसी भी तरफ से हमले का खतरा हो कि अचानक एक नौजवान ने वुडसन और जॉर्डन पर फायर खोल दिया और वुडसन और जॉर्डन दरख्त से नीचे आ गिरे। दूसरा नौजवान हम पर फायर खोलना चाहता था कि तनवीर ने उस पर फायर खोल दिया और फिर मजबूरन हमें भी दूसरे मुसल्लह नौजवान पर फायर खोलना पड़ा, जबकि तनवीर ने उस उधेड़ उम्र आदमी पर भी फायर खोल दिया। ये दोनों नौजवान तो हलाक हो गए जबकि उधेड़ उम्र आदमी शदीद जख्मी होकर बेहोश हो गया। कैप्टन शकील ने तफसील बताते हुए कहा। इमरान इस दौरान इस उधेड़ उम्र पर झुका रहा था और फिर उसने जोर जोर से झंझोड़ना शुरू कर दिया। ओह ओह, कुक कुक, क्या क्या हुआ? ये फायरिंग किसने की है? इस बूढ़े के मुंह से रुक रुक कर निकला। कर्नल रिचर्डसन, तुम कर्नल रिचर्डसन हो? इमरान ने उसे दोबारा झंझोड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, यही नाम है मेरा। हम पर फायरिंग हुई है। ये क्या हुआ है? वो सब बेहोश क्यों नहीं हुए? कर्नल रिचर्डसन ने कहा और उसके साथ ही एक झटके से उसकी गर्दन ढलक गई और उसकी आंखें बेनूर होती चली गईं। इमरान साहब, ये शदीद जख्मी था, आपने उसे झंझोड़ दिया, कैप्टन शकील ने कहा। मैं जानता हूँ, उसकी हालत ऐसी थी कि उसके बचने का कोई स्कोप नहीं था, इसलिए मैं उससे मालूम करना चाहता था कि ये कौन है। मुझे ख्याल था कि ये कर्नल रिचर्डसन हो सकता है, लेकिन मैं उसकी आवाज सुनकर कन्फर्म होना चाहता था। इमरान ने सीधा होते हुए कहा। अगर मैं इन पर फौरन फायर न करता तो ये हम सब पर फायर खोल देता और हम सब हलाक हो जाते। तनवीर ने, जो अब तक खामोश खड़ा था, अचानक बोलते हुए कहा। हाँ, मैंने सिचुएशन देख ली है, तुमने बर वक्त कार्रवाई की है। अब हमने वो जगह तलाश करनी है जहां से ये लोग निकले हैं। इमरान ने कहा तो इन सब ने इस बात में सर हिला दिए। इमरान अपने साथियों समेत उस तरफ को बढ़ा जहां से ये सब निकले थे, क्योंकि उस तरफ वुडसन, जॉर्डन, कैप्टन शकील और तनवीर थे और उन्होंने कर्नल रिचर्डसन के साथ इन अफराद को झाड़ियों के पीछे से आते देखा था, इसलिए तनवीर और कैप्टन उनकी रहनुमाई कर रहा था। ये है वो जगह जहां से ये लोग अचानक जमीन से बाहर आए थे, कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान आगे बढ़ा और उसने झुककर वहां मौजूद झाड़ियों को चेक करना शुरू कर दिया। उसके एक हाथ में ट्रांसमीटर मौजूद था। फिर उसने झाड़ियों की बाकायदा चेकिंग शुरू कर दी, उनकी जड़ों को भी चेक किया, लेकिन सब आम सी झाड़ियां थीं कि अचानक इमरान को एक ख्याल आया। उसने सीधा होकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, कर्नल रिचर्डसन कॉलिंग। हेलो, ओवर। इमरान ने कर्नल रिचर्डसन की आवाज और लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, डॉक्टर कोल्सन अटेंडिंग यू, ओवर। थोड़ी देर बाद ट्रांसमीटर से एक बूढ़ी मर्दाना आवाज सुनाई दी। डॉक्टर कोल्सन, जल्दी बाहर आओ, मैंने तमाम एजेंटों को हलाक कर दिया है, लेकिन उनकी जवाबी फायरिंग में मुझे भी गोलियां लगी हैं, जल्दी बाहर आओ, ओवर। इमरान ने कहा। ओह ओह, मगर आपके साथ तो बहुत से मुसल्लह अफराद हैं, वो कहाँ हैं, ओवर। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। वो सब हलाक हो चुके हैं। कैंप और इमारत में मौजूद हमारा एक भी साथी जिंदा नहीं बचा है। मैं शदीद जख्मी हूँ, जल्दी बाहर आकर मेरी मदद करो, ओवर। इमरान ने इस बार कराते हुए कहा। ओह ओह, ये सब क्या हो गया? आप बाहर कहाँ मौजूद हैं, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। तुम बाहर आओ, मैं मर रहा हूँ, जल्दी आओ प्लीज, ओवर। इमरान ने कहा। आपको कुछ नहीं होगा कर्नल रिचर्डसन, आप हौसला करें, मैं आ रहा हूं, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। शायद ये कॉल डार्क हेडक्वार्टर के नीचे मौजूद लेबोरेटरी के किसी साइंसदान ने अटेंड की थी, जोलिया ने कहा। हाँ, अब हमने यहाँ साइडों में छुपना है। जैसे ही ये डॉक्टर कोल्सन बाहर आएगा उसे पकड़कर फिर लेबोरेटरी के अंदर जाएंगे।
इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए और फिर वो उस जगह से हटकर झाड़ियों की ओट में हो गए। थोड़ी देर बाद हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और फिर एक बड़ी सी झाड़ी यकलख्त साइड पर झुक गई। दूसरे लम्हे एक गैर मुल्की आदमी उछलकर बाहर आ गया। उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा, फिर उसने साइड पर उठी हुई झाड़ी की जड़ की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर एक झटके से सीधा कर दिया। दूसरे लम्हे एक बार फिर हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और वो आदमी सीधा होकर आगे बढ़ने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी को तलाश कर रहा हो। उसके चेहरे पर परेशानी के तसरात नुमायां दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर कोल्सन, अचानक इमरान ने झाड़ी की ओर से निकलते हुए कहा तो आने वाला बेख्तियार उछल पड़ा। उसके साथ ही इमरान के दूसरे साथी भी झाड़ियों से बाहर आ गए। तुम कुक कुक, क्या मतलब, तुम कौन हो? वो कर्नल रिचर्डसन कहाँ है? डॉक्टर कोल्सन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वैसे वो अपने अंदाज और चेहरे मोहरे से कोई आम सा साइंसदान लगता था। कर्नल रिचर्डसन और उसके तमाम साथी जहन्नम वासिल हो चुके हैं डॉक्टर कोल्सन, इमरान ने उसके करीब आकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। कुक क्या तुम कौन हो, क्या मतलब? डॉक्टर कोल्सन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हम पाकिस्तानी एजेंट हैं और अब तुमने हमें लेबॉर्ट्री में ले जाना है। और सुनो, अगर तुम और तुम्हारे साथी हमारे हाथों हलाक होना नहीं चाहते तो तुम हमसे तामुन करो। हमें वो फार्मूला दे दो जिस पर यहाँ काम हो रहा है, हम तुम्हें जिंदा छोड़ जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में तुम सब हलाक हो जाओगे और फार्मूला तो बहरहाल हम ले ही जाएंगे, इमरान ने कहा। कुक कौन सा फार्मूला? डॉक्टर कोल्सन ने कहा। एंटी मिसाइल फार्मूला जो पाकिस्तान से यहाँ लाया गया है, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। फार्मूला तो कर्नल रिचर्डसन के पास होगा, डॉक्टर कोल्सन ने इंतहाई खौफजदा होते हुए कहा। झूठ मत बोलो, कर्नल रिचर्डसन ने मरने से पहले मुझे बता दिया था कि फार्मूला टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में मौजूद है। ये बताओ, अब तुम्हारे अलावा और कितने अफराद हैं लेबॉर्ट्री में? इमरान ने कहा। दो 10 हैं, 6 साइंसदान हैं और 4 असिस्टेंट हैं, डॉक्टर कोल्सन ने कहा। चलो फिर रास्ता खोलो, वरना इमरान का लहजा यकलख्त सर्द हो गया। नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, हम तो साइंसदान हैं, मुजरिम तो नहीं हैं, डॉक्टर कोल्सन ने घुघियाते हुए लहजे में कहा। तो हमसे तामुन करो, इमरान ने कहा और डॉक्टर कोल्सन ने इस बात में सर हिला दिया और फिर आगे बढ़कर उसने उस झाड़ी की जड़ में हाथ डालकर उसे झुका दिया तो हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ ही रास्ता खुल गया। अब एक सुरंग गहराई में जाती हुई दिखाई दे रही थी। इमरान डॉक्टर कोल्सन को साथ लेकर सुरंग में दाखिल हो गया। नीचे 2 बड़े हाल कमरे थे जिनके साथ 2 छोटे कमरे थे। हाल में भी पार्टीशन लगाकर कमरे बनाए गए थे और हाल की दीवारों के साथ 4 लोहे की अलमारियां मौजूद थीं। अंदर वाकई डॉक्टर कोल्सन के अलावा 10 अफराद थे और ये फील्ड के लोग नहीं थे। फार्मूला कहाँ है? इमरान ने पूछा। हमें नहीं मालूम, कर्नल रिचर्डसन को मालूम होगा, वही हमें काम की हदायत देता है, डॉक्टर कोल्सन ने जवाब दिया और फिर बाकी लोगों ने भी उसकी तायीद कर दी। तुम सब इस फार्मूले को तलाश करो, इमरान ने कहा तो उसके साथियों ने अलमारियां खोलकर चेकिंग शुरू कर दी, जबकि इमरान उन तमाम अफराद को कवर किए खड़े थे। इमरान साहब, एक अलमारी से ये माइक्रोफिल्म मिली है। अचानक सफदर ने एक अलमारी से एक माइक्रोफिल्म निकालकर इमरान के पास लाते हुए कहा। इमरान ने उससे माइक्रोफिल्म ली। माइक्रोफिल्म पर बारीक हरूफ में एंटी मिसाइल लिखा हुआ था, जिसे देखकर इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के तसरात ऊपर आए। यही है वो माइक्रोफिल्म जिसमें फार्मूला है, इमरान ने कहा। उसी लम्हे अचानक डॉक्टर कोल्सन ने पास खड़े हुए तनवीर पर हमला कर दिया। तनवीर की तवज्जो भी सफदर और इमरान की तरफ थी, इसलिए डॉक्टर कोल्सन ने मौका गनीमत समझा और दूसरे लम्हे वो तनवीर के हाथों से मशीन पिस्टल झपटकर तेजी से पीछे हटता चला गया। तनवीर ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने मशीन पिस्टल सीधा कर लिया। मैं तुम सबको गोली मार दूंगा, रुक जाओ, डॉक्टर कोल्सन ने चीखते हुए कहा। अरे जोलिया मत मारो, अचानक इमरान ने डॉक्टर कोल्सन की दूसरी साइड पर देखते हुए कहा तो डॉक्टर कोल्सन उसके दाव में आ गया और फिर उसने जैसे ही साइड पर रुख किया, तनवीर ने बिजली की सी तेजी से उस पर हमला कर दिया। लेकिन दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही गोलियां उस तरफ को लपकीं जिधर सफदर और इमरान मौजूद थे।
तनवीर के अचानक हमले से डॉक्टर कोल्सन ने घबराकर ट्रैगर दबा दिया, लेकिन घबराहट की वजह से मशीन पिस्टल का रुख मुड़ा और गोलियां सीधी साइड पर मौजूद इमरान और सफ्तर की तरफ लपकीं। लेकिन गोलियां इन दोनों के दरमियान से गुजरती हुई एक मशीन के पैनल पर जा लगीं। अलबत्ता सफ्तर के हाथ को एक जोरदार झटका लगा। उसी लम्हे डॉक्टर कोल्सन की चीख सुनाई दी और उसके साथ ही मशीन पिस्टल की फायरिंग और इंसानी चीखों से हाल गूंज उठा। तो तनवीर ने डॉक्टर कोल्सन को हलाक किया था, जबकि गोलियों को इमरान और सफ्तर की तरफ जाते देखकर जोलिया ने फायर खोल दिया था। और फिर चंद लम्हों बाद डॉक्टर कोल्सन के बाकी तमाम साथी हलाक हो चुके थे। उसके साथ ही अचानक हर तरफ तेज सायरन बजने की आवाज गूंज उठी। क्या जरूरत थी उन्हें हलाक करने की? इमरान ने इंतहाई तल्ख लहजे में जोलिया से मुखातिब होकर कहा। ये लोग किसी भी लम्हे हमला कर सकते थे और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, गोलियां इस मशीन में लगी हैं और उसी से सायरन की आवाज आ रही है, अचानक सफ्तर ने चीखते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओह ओह, ये तो ब्लास्टर मशीन है, ये ऑन हो गई है। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, अभी ये पूरा हिस्सा पग से उड़ जाएगा। भागो, इमरान ने चीखते हुए कहा और उसके साथ ही वो इस तरह वापस दौड़ पड़ा जैसे उसकी टांगों में किसी ने मशीन फिट कर दी हो। भागो जल्दी, इमरान ने चीखते हुए कहा तो वो सब उसके पीछे दीवानावार दौड़ना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद वो सब दौड़ते हुए उस सुरंग में और फिर ऊपर खुले हुए रास्ते से बाहर आ गए। जल्दी करो, कैंप की तरफ भागो जल्दी, इमरान ने बाहर आकर चीखते हुए कहा। आखिर हुआ क्या है? इस तरह पागलों की तरह क्यों दौड़ रहे हो? क्या मुसीबत पड़ गई है तुम्हें? जोलिया ने इंतहाई झुलाए हुए लहजे में कहा। इमरान बिजली की सी तेजी से मुड़ा और उसने जोलिया को बाजू से पकड़ा और उसके साथ ही वो एक बार फिर दौड़ पड़ा। जोलिया उसके साथ ही दौड़ रही थी। फिर अचानक उनके अकब में इंतहाई खौफनाक और दिल हिला देने वाला धमाका हुआ। ये धमाका इस कदर जोरदार था कि इमरान और उसके साथी उछलकर मुंह के मुंह नीचे जा गिरे। उठो भागो, इमरान ने यकलख्त उछलकर खड़े होते हुए कहा और जोलिया को भी बाजू से पकड़कर साथ ही एक झटके से खड़ा कर दिया था। लेकिन एक बार फिर इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ और वो सब एक बार फिर चीखते हुए मुंह के बल नीचे गिरे और उसके साथ ही इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे हजारों अंगारे उसके जिस्म में घुसते चले जा रहे हों। उसके साथ ही उसका ज़हन तारीक पड़ गया। फिर जिस तेजी से उसका ज़हन तारीक हुआ था उतनी ही तेजी से उसके ज़हन में रोशनी फैलती चली गई। इमरान साहब, इमरान साहब, होश में आइए इमरान साहब। उसके कानों में सफ्तर की आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ ने जैसे उस पर जादू का असर किया और उसने बेख्तियार आंखें खोली और उठकर बैठ गया। थैंक गॉड, इमरान साहब आपको होश आ गया, साथ बैठे हुए सफ्तर ने कहा। वो बाकी साथी, उनका क्या हुआ? इमरान ने तड़प कर कहा। मिस जोलिया सामने दरख्तों के पास मौजूद है, अभी होश में नहीं आई, लेकिन बहरहाल वो खतरे से बाहर हैं। तनवीर और कैप्टन शकील पानी तलाश करने गए हैं। आप और मिस जोलिया की नाक और मुंह में मट्टी भरी हुई थी, जिसे हम तीनों ने मिलकर साफ तो कर दिया है, लेकिन पूरी तरह सफाई तो पानी से होगी, सफदर ने कहा। उसी लम्हे दूर से तनवीर और कैप्टन शकील दौड़ते हुए आते दिखाई दिए। उन दोनों के हाथों में दो बड़े बड़े डब्बे थे। आपको होश आ गया, शुक्र है अल्लाह का, कैप्टन शकील ने कहा। मुझे छोड़ो और जोलिया को होश में ले आओ, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील और तनवीर दोनों जोलिया की तरफ बढ़ गए। डब्बों से पानी निकालकर उन्होंने जोलिया का हल्क और नाक साफ करना शुरू कर दिया। आखिर में बाकी पानी उसके हल्क में उड़ेल दिया। थोड़ी देर बाद ही जोलिया को होश आ गया। ओह ओह, किस कदर खौफनाक धमाके थे, हुआ क्या था? जोलिया ने उठकर हाथ से अपने लिबास को झाड़ते हुए कहा। इस बार हम बाल बाल बचे हैं। डॉक्टर कोल्सन ने जो फायरिंग की थी वो ब्लास्टर मशीन के पैनल में जा लगी थी, जिससे मशीन ऑन हो गई थी। ये मशीन किसी भी लेबॉर्ट्री को खतरे की सूरत में तबाह करने के लिए लगाई जाती है, ताकि दुश्मन लेबॉर्ट्री में दाखिल होकर कोई फायदा न उठा सके। मशीन के ऑन होते ही उसमें मौजूद ब्लास्टर्स भी ऑन हो गए थे, जिससे ये सब तबाही हुई है। अगर मैं बर वक्त तुम्हें बाहर न ले आता तो इस मशीन से होने वाली तबाही की जिद में हम भी आ जाते और हमारे भी टुकड़े बिखर जाते और ये इमारत हमारा मकबरा बन जाती, इमरान ने कहा। लेकिन ब्लास्टर मशीन इस तरह हाल में क्यों मौजूद थी? ये मशीन तो किसी सिगरेट रूम में रखी जाती है और उसका कंट्रोल लेबॉर्ट्री के इंचार्ज के पास होता है, कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा।
मशीन को जरूरी मुरम्मत के लिए हाल में लाया गया था। मशीन खुली हुई थी और चंद पुर्जों पर टैग भी लगे हुए थे। मशीन को मुरम्मत करके शायद चेकिंग के लिए ऑन करके रखा गया था। रही सही कसर गोलियों ने निकाल दी। जैसे ही गोलियां पैनल पर लगी, मशीन ब्लास्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मुंसलिक हो गई। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो जोलिया ने बेख्तियार झुरझुरी सी ली। इमरान साहब, धमाके की खौफनाक आवाज सुनते ही हम तीनों उस तरफ को गए। वहां वाकई आसमान पर हर तरफ मिट्टी के बादल छाए हुए थे और मिट्टी मुसलसल आबशार की तरह गिर रही थी। और फिर मुझे मिस जोलिया नजर आ गई। वो मलबे में तकरीबन दफन हो चुकी थी। उनका सिर्फ एक बाजू बाहर को निकला हुआ था। हमने उन्हें बाहर निकाला और फिर इस पूरे एरिया को हमने चेक किया। इस तरह आपको वहां से निकाल लिया गया। आप दोनों बेहोश थे। आप साहब के मुंह और नाक में मिट्टी भर चुकी थी और आपके सांस तकरीबन रुक चुके थे। बहरहाल हमने अपने तौर पर नाक और मुंह से मिट्टी निकाली और फिर आपको यहाँ शिफ्ट किया। इसके बाद मैं और तनवीर पानी लेने चले गए, जबकि सफ्तर यहाँ रह गया। हम चूंकि आपसे ज्यादा आगे निकल गए थे, इसलिए हम मिट्टी के मलबे तले दबने से महफूज रहे थे। कैप्टन शकील ने तफसील बताते हुए कहा। वाकई अल्लाह ताला का खास फजल हुआ है कि हमें वहां से निकलने का मौका मिल गया, वरना इस बार मुझे वाकई जोलिया के साथ बगैर निकाह के ही आबाद रवाना होना पड़ता। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े। ये शुक्र है कि फार्मूला हमें मिल गया, वरना हमारा ये मिशन नाकाम हो जाता, सफ्तर ने कहा। हाँ, फार्मूला मेरी खुफिया पॉकेट में महफूज है, इमरान ने कहा और उसने खुफिया पॉकेट से वो माइक्रोफिल्म निकाल ली जो उसे सफ्तर ने एक अलमारी से निकाल कर दी थी। अब दुआ करो कि इस फिल्म में असल फार्मूला हो, जोलिया ने कहा। माइक्रोफिल्म पर बारीक हरूफ में एंटी मिसाइल लिखा हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि इसमें असल फार्मूला मौजूद है, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह माइक्रोफिल्म मेरे लिए चीफ की तरफ से मिलने वाले चेक का स्कोप है। ये ना मिलती तो मैं यकीनी तौर पर चेक से मारूम रह जाता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो सब हंस पड़े। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।